नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को पढ़ेंगे। किस तरीके से उन्होंने प्रारंभिक जीवन जिया और उसके बाद भारत की स्वाधीनता संग्राम में उनका क्या योगदान था। इसके माध्यम से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज संस्थाओं की स्थापना भी की, उसमें इन्वॉल्व रहे, उसको देखेंगे। और इसने आने वाले कुछ रिलेटेड फैक्ट जैसे विविध तथ्य हैं, जैसे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का आपने बहुत जिक्र सुना होगा, ये प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या थे, समरी रिवाइज करते हुए। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, इसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, एक रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने के पहले एक सूचना, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इनका देखते हैं प्रारंभिक जीवन। तो 13 जनवरी 1897 में इनका जन्म होता है कटक, उड़ीसा में। कटक एक और चीज के लिए फेमस है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के लिए, तो याद रखेंगे। दूसरा है 49 बंगाल रेजिमेंट में ये चयन के बाद अयोग्य घोषित हो गए कि आर्मी में जाने की इच्छा थी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन फिजिकली अनफिट होने की वजह से ये उसमें नहीं जा पाए। फिर प्रयास ये किया कि 1920 में जब उनकी अपनी एजुकेशन हो गई पूरी और उसके बाद वो इंडियन सिविल सर्विसेज में अपने पिताजी की रिक्वेस्ट की वजह से वो जाना चाहते थे, तो वो लंदन पहुंचे और वहां पे जाके इंडियन सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और उसमें सिलेक्ट भी होते हैं। जिस तरीके से हम सब लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने भी सिविल सेवा की तैयारी की लंदन जाके, और वहां पे वो सिलेक्ट भी होते हैं। तो आई होप आप भी उन्हीं के जैसे सिलेक्ट हुई है, अपने जीवन में सफल हुई है, यही हमारी आशाएं हैं। तो 1921 में फिर ये हुआ, सिविल सेवा से सिलेक्ट होके तो आ गए, लेकिन जब भारत में स्थितियां देखी तो उन्होंने ये सोचा कि सिविल सेवा में जा करके सिर्फ मेरे को सरकारी नौकरी बस करना पड़ेगा। देश की सेवा करने की दृष्टि से 1921 में रिजाइन कर दिया अपने जॉब से रिजाइन करने के बाद वो चूंकि 1921 में काफी क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए थे, पहली बार उनको जो 6 माह की जेल हुई जब यहाँ पे आके ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों का विरोध करने लगे। इस प्रकार उनके जीवन काल में कुल 11 बार उनको जेल हुई। तो 1921 में भारत आते हैं और भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले वो जाते हैं महात्मा गांधी के पास मुंबई में मिलने, और वहां पे गांधी जी से बोलते हैं कि मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूं और इन आंदोलनों में शामिल होना चाहता हूं। गांधी जी उनको भेजते हैं चित्तरंजन दास बाबू के पास। और फिर ये चित्तरंजन दास जी जो कलकत्ता बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ पे ये असहयोग आंदोलन बंगाल में स्टार्ट करते हैं, तो वहां से इनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो शुरू होती है। उसके कुछ समय बाद में उनकी स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं होती हैं, उसकी वजह से 33 से 36 के बीच में वो यूरोप में रहते हैं। और इसी दौरान उनकी एक पर्सनल सेक्रेटरी होती है ऑस्ट्रिया की मिसेस एमिली से 1942 में फिर वो मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं। तो ये उनके जीवन का कुछ एक प्रारंभिक पहलू हो गया। और उसके बाद हम आइए इनके समझते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान है। तो 38 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा कहाँ है आप याद रखेंगे, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अगले साल जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो यहाँ पर गांधी जी के साथ में कुछ उनके मतभेद होते हैं। किस विषय को लेके कि गांधी जी चूंकि पीसफुली पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हैं। तो दोनों के नेचर में भिन्नता की वजह से और दोनों के काम करने के तरीके में भिन्नता की वजह से यहाँ पे विरोध हुआ। तो गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। पूरे इतिहास में कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था जहां पे वोटिंग के माध्यम से इस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष को चुना गया। इसके पहले सब सहमति से ही हो जाता था। सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव जीत जाते हैं, लोग ज्यादातर उनको वोट करते हैं और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसको अपना प्रेस्टीज इशू माना, मेरी आवश्यकता नहीं है, तो गांधी जी अपनी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस के रिजाइन के बाद में कांग्रेस की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें से 15 में से 13 मेंबर्स भी रिजाइन कर देते हैं गांधी जी के सपोर्ट में। कांग्रेस एक प्रकार से विघटित होती रहती है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस संस्था से अलग होने का निश्चय करते हैं और एक अलग से संस्था बनाते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पॉलिटिकल पार्टी एक नई बना दी उन्होंने। अब फॉरवर्ड ब्लॉक ने जब अपनी बैठकें शुरू की तो 1940 में उन्होंने एक समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस किया था रामगढ़ कहाँ पर है, झारखंड में ही एक शहर है रामगढ़। यहाँ पे अपनी युवाओं की टीम को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं। तो ये टीम एक्टिवेट होती है और ये जाके हॉलवेट स्तंभ, कहाँ पर है ये, कोलकाता में। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य भारत में शुरू होता है उसकी स्मृति में एक स्तंभ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हॉलवेट स्तंभ। ये कहाँ था, कलकत्ता में। तो इस प्रतीक को, इस ब्रिटिश सरकार के प्रतीक को उनकी जो युवा ब्रिगेड रहती है ये इसको ध्वस्त कर देती है। अब इस घटना के विरोध में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया जाता है। यहाँ से वे 17 जनवरी 1941 को मुस्लिम का वेश धारण करके, वेश बदल के उस नजरबंदी की स्थान से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। और उनके भागने के बाद यहाँ से वो पहुंचते हैं सीधे जर्मनी। देखिए, कोलकाता से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी और वो पेशावर पहुंचते हैं।
पेशावर में से वो पहुंचते हैं काबुल, और काबुल से फिर वो एक नया पासपोर्ट बनाते हैं इटली जाने के लिए। और इटली जाने का पासपोर्ट वो बना के सबसे पहले पहुंचते हैं वो मॉस्को के यानी रूस पहुंचते हैं, और रूस से जाने के बाद वो पहुंचते हैं बर्लिन यानी कि जर्मनी। जर्मनी में चूंकि उस समय दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय पे एक तरफ था जर्मनी और उसकी अलाइन कंट्री, दूसरी तरफ था ब्रिटेन, साथ में एसोसिएटेड कंट्री। तो यहाँ पे जर्मनी जो बहुत पावरफुल था, सुभाष चंद्र बोस को ये अपेक्षा थी कि यदि एडोल्फ हिटलर हमको सपोर्ट कर दे ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में, तो शायद हम भारत को आजाद कर सकते हैं। तो इस अपेक्षा से वो बर्लिन पहुंचते हैं, और यहाँ पे उनकी एडोल्फ हिटलर से मुलाकात भी होती है। जर्मनी में ब्रिटिश साम्राज्य के जो युद्धबंदी थे उनको इकट्ठा किया, और ये प्रयास किया कि यहाँ पर एक आर्मी बना ली जाए ऐसे युद्धबंदियों की जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर सकते हैं। तो एक कोशिश की सुभाष चंद्र बोस ने कि यहाँ पर हम एक आर्मी बना। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा में भारत के बारे में उनके नेगेटिव परसेप्शंस की वजह से उनको समझ में आता है कि ये पर्सन हमको सपोर्ट नहीं करने वाला, तो फिर वो उस प्लान को स्किप करते हैं और वहां से वो पहुंच जाते हैं सीधे जापान। तो जापान में पहुंच करके वो वहां से फिर नए सिरे से फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसी समय जापान के सहयोग से रास बिहारी बोस यहाँ पे आजाद हिंद फौज की गठन कर चुके थे। तो आजाद हिंद फौज के गठन में वहां पे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने ऑलरेडी फॉर्मेशन सेट कर रखा था, वो आजाद हिंद फौज से जुड़ गए और यहाँ से फिर नए तरीके से मूवमेंट शुरू किया, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो जर्मनी में इन्होंने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। तो आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और भारतीय स्वतंत्रता संगठन, जो मैंने बताया कि जो युद्धबंदी थे उनको इकट्ठा करके उनका एक संगठन बनाने का प्रयास किया। और 29 मई 1942 को जर्मनी के जो चांसलर है उस समय पे एडोल्फ हिटलर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं, उसके साथ मुलाकात होती है। 1943 में फिर ये पहुंचते हैं आगे एडवर्ड पार्क में। रास बिहारी बोस इनको भारतीय स्वतंत्रता परिषद का अध्यक्ष बना देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का भी गठन करते हैं सिंगापुर में। ठीक है, अब ये सिंगापुर में जापान के सहयोग से उन्होंने एक सरकार बना दी, और वो सरकार एक प्रकार से अस्थायी सरकार। इस सरकार को अंडमान निकोबार आइलैंड पे पूरे तरीके से अपना काम करना था। जापान के सहयोग से सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन होता है, और ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। जो सरकार बनती है इसको एक देश के रूप में 9 देशों ने भी मान्यता दे दी थी कि हाँ ये एक स्वतंत्र देश है जिसको आजाद हिंद सरकार चलाती है। आजाद हिंद फौज की प्रधान सेनापति बनकर के अब वो काम करते हैं ब्रिटेन से भारत को मुक्त करने के लिए। तो यहाँ पे वो एक नारा देते हैं, जय हिंद का नारा, हिंद यानी हिंदुस्तान से संबंधित, और दिल्ली चलो यानी दिल्ली में जो ब्रिटिश सरकार काबिज है उसको खत्म करने की दृष्टि से। और यहाँ पर ही वो एक नारा प्रमुख देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा कहाँ देते हैं? आजाद हिंद सरकार के गठन के समय में, जब वो सिंगापुर में है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है सेगमेंट कि जापान के सहयोग से वो अंडमान आइलैंड को तो जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बर्मा होते हुए नागालैंड के पास कोहिमा में पहुंचते हैं, यहाँ पर जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अंततः ये युद्ध में जो जापानी साइड है वो थोड़ा सा पीछे बैकफुट में जाता है, यानी पराजित होता है एक प्रकार से, लेकिन संघर्ष लगातार करते रहते हैं। उसके बाद 6 जुलाई 1944 को एक घटना घटती है कि आजाद हिंद रेडियो जो उन्होंने स्थापित किया था अपने लोगों के बीच में अपनी बात को कम्युनिकेट करने के पर्पज से, तो यहाँ पे वो गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन करते हैं। कब? 1944 में। ठीक है, और बदले में गांधी जी भी उनको एक संबोधन देते हैं, नेताजी का संबोधन। तो ये 2 फैक्ट निकल के आते हैं आजाद हिंद रेडियो से संबंधित। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं देश नायक। देश को लीड करने की कैपेसिटी रखते थे, इसलिए उनको देश नायक की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर 18 अगस्त 1945 को नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु होती है। इस विषय को लेकर काफी मतभेद है इतिहासकारों में, कि जो जापान गवर्नमेंट है वो मानती है कि हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, और उसके डेथ के बाद में उनकी जो अस्थियां हैं वो रैंकोजी मंदिर, जो कि एक जापान में स्थित एक मंदिर है, वहां पर इनकी अस्थियों को रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का लाइफ जर्नी हमने देख ली। आइए जो उनसे एसोसिएटेड कुछ संस्थाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली संस्था है उसमें से फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इसको सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। उसके जो संस्थापक सदस्य और थे देवव्रत विश्वास और स्वामी सहजानंद। इस संस्था का उद्देश्य जो था, जितनी भी साम्राज्यवादी विरोध करने वाली शक्तियां हैं, लोग हैं, संगठन है, उनको जोड़ना और उसके बाद में हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना, इस उद्देश्य के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का जो है वो पहला अधिवेशन होता है वो 1940 में होता है मुंबई में। ठीक है, इस पहले अधिवेशन के बाद में जब इसकी गतिविधियां चल जाती हैं, तो आपको हमने बताया था अभी हेलवेट स्तंभ को इनकी टीम जो है वो तोड़ देती है। तो यहाँ पे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, और जून 1942 में ब्रिटिश सरकार इस संस्था को अवैध घोषित कर देती है। आज भी ये संस्था एग्जिस्ट करती है, बट कहीं ना कहीं वो जो ओरिजिनल स्वरूप है वो
नहीं है आज। आइए अब दूसरा सेक्शन देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा। पहला कि आज़ाद हिंद फौज का जो पहली बार गठन हुआ था वो 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। रास बिहारी जी ने इसमें बहुत सहयोग किया और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो रंगून। इनकी जो ब्रांचेस थी वो सिंगापुर में भी थी, वर्मा में भी थी, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस था वो रंगून में यानी वर्मा में था। अब 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी इसका फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले कमांडर थे वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो इस आज़ाद हिंद फौज से हट जाते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह के हटने के बाद ये संगठन थोड़ा सा ढीला पड़ता है, तो फिर रास बिहारी बोस इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं और सुभाष चंद्र बोस को इसका हेड बनाते हैं सिंगापुर में। ठीक है, तो यानी क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी इंडियन नेशनल आर्मी का हेड बनाते हैं अब सुभाष चंद्र बोस को। कौन? रास बिहारी बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ब्रिगेड बनाई, जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट। ये रानी झांसी रेजिमेंट से संबंधित प्रश्न कई बार आता है कि ये स्पेशली उस समय के फ्रेमवर्क में महिलाओं के लिए डेडिकेटेड पहली आर्मी मॉड्यूल था। ठीक है, तो अब आज़ाद भारत के लिए इन्होंने क्या किया, वहां तो आईएनए प्रमुख तो बन गए, अब आज़ाद भारत की उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई और इसको 9 देशों की मान्यता मिल जाती है। ये हमने अभी डिस्कस किया था। जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है तो आईएनए के जितने भी अधिकारी लोग होते हैं उन सबके ऊपर एक मुकदमा चलता है दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, इस लाल किले के मुकदमे में आपको पता है कौन कौन से लोग हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एक तरफ है शहनवाज गुरुदयाल और तीसरे हैं प्रेम सहगल। राजद्रोह के इस मुकदमे को लड़ने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति बनाती है, को जो लीड करते हैं भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ स्कॉटचू। तो इस मुकदमे से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसकी पैरवी किसने की थी, किनको किनको मुकदमा चला था और मुकदमा कहाँ चला था। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम इससे रिलेटेड कुछ विविध तथ्य मिसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं कि बोस की मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं M.K. मुखर्जी। तो मुखर्जी आयोग संबंधित है किससे? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच करने से। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड थे, इन द्वीपों को दो उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे, शहीद द्वीप और दूसरे को बोला था स्वराज द्वीप। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है। महिलाओं के लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक उन्होंने रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और इसकी हेड जो थी लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल। ठीक है, चलिए, और सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था, लेकिन चूंकि उनकी मौत जो है वो काफ़ी संदिग्ध थी इसलिए परिवार ने इसको अस्वीकार कर दिया था लेने से। तो ये कुछ फैक्ट हैं, उनसे संबंधित कुछ मिसलेनियस फैक्ट। आइए पूरे टॉपिक की हम एक समरी देख लेते हैं। और समरी में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का कटक में जन्म हुआ था और ये ICS पास करके निकले थे और उसके बाद इनको नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, देश नायक की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और रास बिहारी बोस के सहयोग से ये आज़ाद हिंद फौज के कमांडर बने थे और उसके बाद सिंगापुर में इन्होंने अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी किया था और अंडमान निकोबार में शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का उनका नामकरण किया था। इन 2 द्वीपों को नाम दिया था। इनकी मृत्यु की जांच के लिए एक आयोग बना जिसका नाम था M.K. मुखर्जी आयोग। तो ये टॉपिक था, उसके महत्वपूर्ण जो हमने जिस्ट निकाला इसका। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट में जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। दोस्तों इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर अटेंड करिए और जो भी आपको आंसर लगता है उसको कमेंट करके हमें बताइए। जैसे एक प्रकार से आपका रिवीजन है। यदि फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपसे कोई भी फैक्ट मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किसका जन्म किस शहर में हुआ था, ये है। दूसरा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे पहली बार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये इसमें ईयर है, करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, किस जगह पे किया था ये फौज का गठन, वो बताना है आपको कमेंट करके। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप मुझे बता सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज का पहला कमांडर कौन था, फर्स्ट कमांडर कौन है वो आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चले मुकदमे की पैरवी किसने की थी। तो इनमें से कोई एडवोकेट है जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, वो आप बताएं। आज़ाद हिंद सरकार द्वारा स्थापित शहीद द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।